आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारे देश की अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक आता है। और ये कहें कि एक ऐसा चैप्टर जिसने पूरे विश्व को आपस में बांध के रखा हुआ है। अभी हमने जब हम प्लानिंग में डिस्कस कर रहे थे या उससे पहले हमने डिस्कस किया तो हमने बात किया था कि अब एक ऐसा दौर आ चुका है कि आपस में सभी देश इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि वो राजनीतिक विवाद हो सकते हैं किन्हीं दो देशों के बीच, लेकिन अब आर्थिक रूप से हम इस प्रकार से जुड़ चुके हैं कि हमें युद्ध के खतरे को अब झेलने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आर्थिक रूप से जुड़ाव एक ऐसा जुड़ाव है जो आज के समय में विकास प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हम इसी के अंतर्गत जो है आज हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। आज हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, किस प्रकार से हम इसके अंतर्गत काम करते हैं। ये जब हमने इकोनॉमिक्स की शुरुआत करी थी तब हमने एक चीज को डिस्कस किया था कि कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान ऐसा नहीं हो सकता कि जहां पर सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, जिस कारण से एक देश को दूसरे देश के साथ आपस में जुड़ना ही पड़ता है, व्यापार करना ही पड़ता है। और इसीलिए हम निर्यात भी करते हैं और आयात भी करते हैं। विश्व का कोई भी देश कभी भी बंद अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा हो ही नहीं सकता। जब हम विदेशी मुद्रा, विदेशी भंडार की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जिस चीज को लेते हैं दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ भुगतान शेष। क्या होता है भुगतान शेष, हम इसके ऊपर जिक्र करेंगे। भुगतान शेष का मतलब होता है जब भी कोई दो देश आपस में व्यापार करें और हमारा देश अन्य देशों के साथ जिस प्रकार से व्यापार करता है, तो हमने विश्व से जितना पैसा लेना है और जितना पैसा देना है, इसका जो अंतर कहलाता है वो कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, इसको नाम देते हैं BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान शेष एक ऐसा विवरणी है जिसमें उस देश के सभी अन्य देशों के साथ किए गए व्यापार तथा सेवाओं के लेन देन का लेखा जोखा रहता है। यानी कि हमने पूरे विश्व से कितना पैसा लेना है और पूरे विश्व को कितना पैसा देना है, इसका जो अंतर है वो कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर इसका फॉर्मूला की बात करें, BOP इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इंक्लूडिंग सर्विसेज एंड सिंगल साइडेड एंट्रीज। BOP का मतलब होता है निर्यात माइनस आयात, जिसमें सेवाओं तथा एक पक्षीय प्रविष्टियों को शामिल किया जाता है। यानी कि हमने जो भी एक्सपोर्ट किया, हमने माल बनाया, माल बेचा, हमने विदेश से माल बनाया माल भारत में खरीदा, हमने जापान से, अमेरिका से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, कहीं से भी हमने इंपोर्ट किया या उन सभी देशों को हमने एक्सपोर्ट किया, तो हमने जो पेमेंट देनी है, इसमें हम क्या शामिल करते हैं, इसमें हम सेवाओं को भी शामिल कर लेते हैं। यानी कि सर्विसेज के थ्रू जो पैसा आया गया, हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया या हमने कोई बैंकिंग सर्विस दी या किसी प्रकार की और कोई सेवा दी जिससे हमारे को इनकम जनरेट हुई, ये सब कहलाती है हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की हिस्ट्री। और इसमें मैंने एक चीज और लिखवाई, इसमें हम शामिल करते हैं सिंगल साइडेड एंट्री, एक पक्षीय प्रविष्टियां। एक पक्षीय प्रविष्टियों का मतलब होता है कि जो बिना व्यापार के की गई एंट्रीज, जैसे हमारे पास डोनेशंस आई या डोनेशंस गई,
या हमारे पास कोई विदेश से मदद आई, या हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर गए, उनके ऊपर जो खर्च किया गया वो एक पक्षीय प्रविष्टि के अंतर्गत आ गया। यानी कि हम जो भी पैसा दे रहे हैं, जो भी पैसा ले रहे हैं, उसका पूरा का पूरा विवरण बैलेंस ऑफ पेमेंट होना कैसा चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए। क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास पैसा आना है, और जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या हो गया? हमारे पास से पैसा जाना है। तो अगर हमारे पास से पैसा जाना कम है, आना ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? हमारा बीओपी एक्सेस में हो जाएगा। अगर हमारे पास पैसा जाना कम है और आना ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? हमारा बीओपी एक्सेस में हो जाएगा। यानी कि हमारी सिचुएशन अच्छी होगी, हमारा रुपया मजबूत हो जाएगा। लेकिन जनरली होता क्या है? हमारा बिल्कुल इसका उल्टा होता है। हमारा होता है हमेशा बीओपी घाटा, भुगतान शेष घाटा। यानी कि हमारा क्या होता है? हमेशा हमारा होता है आयात माइनस निर्यात। आगे तो वही है जो ऊपर था। यानी कि हमारे पास पैसा आना कम है और जाना ज्यादा है। हमेशा ऐसा ही चलता है हमारा, क्योंकि हमारे पास विदेश से पैसा लगातार हमें मंगाना पड़ता है, सामान मंगाने पड़ते हैं, और भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। सो दैट इज द थिंग। अगर हमारी स्थिति ऐसी है, अगर नॉर्मल चल रहा है, निर्यात थोड़ा ज्यादा है, कभी आयात थोड़ा ज्यादा है, तो सिचुएशन नॉर्मल है, चलता रहता है। लेकिन यदि मान लीजिए हमारे पास आयात बहुत ज्यादा हो जाए और निर्यात बहुत कम जब जाए, यानी कि मान लीजिए हमारे पास हमारा जो आयात है बहुत हाई हो जाए। मान लीजिए हमारा जो आयात है, इंपोर्ट है, मान लीजिए वो 400 अरब डॉलर का है, और हमारा जो एक्सपोर्ट है, हमारा जो निर्यात है, मान लेते हैं वो 280 अरब डॉलर का है। यानी स्थिति और ज्यादा खराब हो गई, तब क्या हो? या मान लीजिए अगर ऐसी होगी तो क्या होगा? हमारा रुपया भी क्या होता चला जाएगा? कम हो जाएगा। हमारा एक चीज और भी होगी, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपना लोन चुकाने के लिए या आयात का पैसा चुकाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपना रुपया बेचना पड़ेगा। और जब हम अपने रुपए को बेचेंगे तो क्या हो जाएगी? हमारे रुपए की वैल्यू और भी ज्यादा कम हो जाएगी, स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। और जब ये स्थिति बहुत ज्यादा, आयात बहुत ज्यादा बढ़ जाए, निर्यात बहुत कम रह जाए, ऐसी इसको कहते हैं हम इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट। यानी कि हमारे पास पैसा आना बहुत कम है और जाना बहुत ज्यादा है। और जब कोई देश आर्थिक संकट में होता है, तब उसकी मदद करता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। दूसरी चीज की अगर हम बात करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की बात अगर हम करें, हमने बोला कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, अब सुधारा कैसे जाए? अगर हम बात करें हाउ टू इंप्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, अगर हमारा भुगतान शेष घाटा बहुत ज्यादा है, तब उसको किस प्रकार से सुधारा जाए, किस प्रकार से ठीक किया जाए? देखिए, इसके लिए बहुत आसान तरीका होता है। हम क्या करें? अपना एक्सपोर्ट को बढ़ा दें और इंपोर्ट को कम कर दें। अब हो कैसे ये? जब हम क्या कर सकते हैं? हम क्या करेंगे? अपना जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है, निर्यात शुल्क है, इसे हम क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, जिससे हमारा माल क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। और इंपोर्ट ड्यूटी को क्या करेंगे हम? जो हमारा
आयात शुल्क है, इसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। इंपोर्ट ड्यूटी को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा माल सस्ता होने के कारण हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा, और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाने के कारण हमारा जो इंपोर्ट है वो अपने आप धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी यदि हमारी जो स्थिति है उसमें सुधार ना हो, तब हम क्या करें। याद रखिएगा, यदि ऐसी स्थिति आ जाती है कि सभी प्रयास करने के बावजूद, आयात ड्यूटी को बढ़ाने के बावजूद, निर्यात ड्यूटी को कम करने के बावजूद, उसके जो भी स्टेप्स उठाने सब उठा लिए, सरकार ने जो भी प्रयास करने सब कर लिए, अगर उसके बावजूद भी अगर हमारी स्थिति ना सुधरे, तब हम करते हैं, आखिरी स्टेप लिया जाता है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, इसको मैं बता देता हूं क्या होता है, एक बार लिखवा देता हूं, एक बार समझ लीजिए क्या होता है, फिर उसका डिस्कस करेंगे। मुद्रा का अवमूल्यन, जब आयात बहुत ज्यादा हो तथा निर्यात कम हो तथा अन्य सभी उपायों के बावजूद बीओपी की स्थिति ना सुधर रही हो, तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी मुद्रा का मान कम कर दिया जाता है, जिसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमने क्या किया, अपनी करेंसी का मान कम कर दिया। हमने सारे उपाय कर लिए थे, पहले हमने जो भी उपाय उठाने सब कर लिए, लेकिन उसके बावजूद नहीं सुधर रही, तब हमने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय बाजार, रखिएगा मैं एक वर्ड बहुत क्लियरली मेंशन कर रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया, जिससे क्या हो गया, हमारी मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। जब हमने क्या किया, अपने करेंसी की वैल्यू कम कर दी, मतलब क्या कर दिया, सपोज कीजिए हमने अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने रुपए की वैल्यू को 1 रुपी वैल्यू रिड्यूस्ड बाय 30%। हमने क्या किया, अपनी करेंसी की वैल्यू को 30% से कम कर दिया, यानी कि में क्या हो गया, हमारा रुपया किसके बराबर हो गया, अब 70 पैसे के बराबर हो गया। यानी कि अब जब भी हमसे कोई सामान खरीदेगा तो क्या करेगा वो, अब हमें 1 रुपए के बदले में 70 पैसे देगा। एक तो वैसे ही हमने अपना वैल्यू को रिड्यूस करके रखा हुआ है, टैक्सेस को कम करके रखा हुआ है, ऊपर से हमने अपने रुपए की वैल्यू को भी कम कर दिया, यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार को हमारे सामान खरीदने से और ज्यादा फायदा हो गया, जिससे क्या हो गया, हमारे माल की बिक्री क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारा माल अंतरराष्ट्रीय बाजार में एकदम सस्ता हो गया। दैट इज फॉर एक्सपोर्ट, क्योंकि जब हम निर्यात करेंगे तो हमारे पास पैसा जो है इतने अमाउंट से कम आएगा, और अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा रुपया 1 रुपया 30 पैसे के बराबर हो जाएगा, यानी कि हमें पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, आएगी कम, जिससे क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट तो बढ़ जाएगा और इंपोर्ट क्या हो जाएगा, अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा, जिससे इकोनॉमिक कंडीशंस है, आर्थिक स्थितियां हैं, वो अपने आप सुधरनी शुरू हो जाएंगी। दैट इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बार में लाइन कई बार एग्जाम्स में भी आती है, ड्यू टू devaluation of currency, the value of currency in domestic market remain unchanged। यानी कि देश के भीतर मुद्रा के मान में कोई परिवर्तन
नहीं होगा। यानी कि देश के भीतर हमारा जो 1 रुपया है वो 1 रुपये के ही बराबर रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई जो परिवर्तन है वो नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड द डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। क्या भारत ने कभी अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन किया है? यस। अगर हम बात करें, भारत ने मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार किया है। पहली बार 1948, आजादी के तुरंत बाद हमने अपनी करेंसी का वैल्यू डिवैल्यूएट किया। दूसरी बार 6 जून 1966 को हमने अपनी करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यूएट किया था। और तीसरी बार हमने किया जब मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बने 1991, वित्त मंत्री बनते ही तुरंत जो पहला काम किया गया वो यही किया गया, यानी कि 1/7/1991 और 3/7/1991। एक्चुअली ये जो करेंसी का डिवैल्यूएशन था ये 2 भागों में किया गया, इसलिए हम इसको 2 नहीं मानते हैं, एक ही है। एक ही बार को 2 बार में डिवैल्यूएट किया गया। दैट इज कॉल्ड द डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इस प्रकार से हम अपनी आर्थिक स्थिति को जो है वो सुधार सकते हैं। दूसरे पार्ट पर आते हैं। ये तो हो गया हमारा भुगतान शेष। दूसरा होता है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार शेष। व्यापार शेष बताता है कि वर्तमान समय में हमें अपना कितना आयात किया हुआ है और कितना निर्यात किया हुआ है उसका अंतर। इसमें हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम देते हैं केवल और केवल एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, निर्यात माइनस आयात। इसमें हम सेवाओं को और अन्य भुगतानों को शामिल नहीं करते। दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। और जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालते हैं या बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालते हैं, इसके साथ साथ हम चलाते हैं एक अकाउंट जिसको नाम देते हैं हम करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा। यह बताता है कि वर्तमान समय में हमें कुल कितना पेमेंट करना है, कितना आना है, कितना जाना है। जैसे अगर वर्तमान की बात करें, अभी हमारा जो चालू खाता घाटा चल रहा है वो चल रहा है करीब 15 अरब डॉलर के आसपास का। यानी कि हमें विश्व को 15 अरब डॉलर की जो पेमेंट है वो ज्यादा करनी है। यानी कि हमारे पास पैसा आना कम है, जाना है भुगतान। और अगर ये स्थितियां ज्यादा बढ़ती चली जाए तब हमारी जो आर्थिक स्थितियां होंगी वो खराब होती चली जाएंगी और हमारा जो देश है वो आर्थिक संकट के अंतर्गत आता चला जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा भुगतान का एक पार्ट। ये था हमारा फॉरेन ट्रेड है, किस प्रकार से हमारा विदेशी व्यापार जो चलता है। अब हम बात करेंगे विदेशी मुद्रा भंडार की। विदेशी जो हमारे पास पैसा किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से जाता है।